नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको मैं बार बार रशिया यूक्रेन के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर भविष्य में कभी फिर से ऐसा इवेंट होता है तो आप एनालाइज कर सको कि उसका शेयर मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, एक इवेंट साइकिल चलती रहती है। आज जैसे ये इवेंट है, कल कुछ और इवेंट चलेगा, तो आपने एनालाइज करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आप शेयर मार्केट में सीरियसली टिकना चाहते हैं तो। जर्मनी 1000 एंटी टैंक वेपन और 500 स्टिंगर मिसाइल यूक्रेन को देने की पेशकश की है। इसमें समझने वाली बात है क्यों ये बोल रहे हैं 1000 एंटी टैंक वेपन देंगे, 500 स्टिंगर मिसाइल देंगे, तो यूक्रेन में भेजोगे कहां से जब चारों तरफ से रूसी सेना ने यूक्रेन को घेर रखा है। एयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका कब्जा है। ये बहुत बड़ी बात है कि यूक्रेन अभी भी लड़ रहा है, समर्पण नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट क्यों बना हुआ है। इसकी वजह से पूरे के पूरे शेयर मार्केट में गिरावट क्यों आई, चाहे भारत की बात हो, अमेरिका की बात हो। और ये तनाव जितना लंबा चलेगा, शेयर मार्केट में भी गिरावट आ सकती है। इसके वजह से फ्राइडे को हालांकि रिकवरी आई, तेजी देखकर फंसना नहीं, सोच समझकर ही ट्रेड करना या डिलीवरी लेना। दोस्तों, नेटो देश और यूरोपियन यूनियन बोलने के लिए तो बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सीधी तौर पर बात यह है, रशिया से कोई भी आमने सामने टकराना नहीं चाहता। चाहे आप टैंक की बात करो, मिसाइल की बात करो, उसका कोई कंपेरिजन नहीं है यूक्रेन का रशिया के साथ। पुतिन के साथ डील करना कोई आसान बात नहीं है। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं, पुतिन केजीबी के बेहतरीन एजेंट रह चुके हैं। जैसे भारत में रॉ है, ब्रिटेन का MI5 है, इसराइल का मोसाद है, अमेरिका का FBI CIA है। यानी आप जानते हो, हर राजनीतिक दावपेच, कूटनीतिक दावपेच वो जानते हैं, इसलिए उनसे डील करना टेढ़ी खीर है। अब मैं आपको बताऊंगा रशिया और यूक्रेन का महत्व क्या है। सबसे पहले ऑयल की बात करें दोस्तों, रूस रोजाना 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है और इसी वजह से इससे डायरेक्ट पंगा नहीं ले रहे हैं यूरोपियन यूनियन। क्यों? क्योंकि वो क्रूड सप्लाई में बाधा पहुंचा सकता है, जिससे यूरोप मुश्किल में आ सकता है। यूक्रेन के साथ अगर इनका तनाव लंबा खिंचा तो तेल के दाम $120 पर बैरल को भी पार कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो रूस प्राकृतिक संसाधनों में लीडर है और रूस जो यूके को नेचुरल गैस की सप्लाई करता है वो 35% करता है। और कॉपर हो गया, और जो ग्लोबल कॉपर का भंडार है उसका 10% हिस्सा रूस में पाया जाता है। निकिल, प्लेटिनियम का भी रूस एक बड़ा उत्पादक देश है और दुनिया का 30% लोहा अकेले रूस में होने की संभावना है। और रूस कोयला उत्पादन में यानी कोल के मामले में छठा सबसे बड़ा देश है और ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में रूस 3.9% हिस्सेदारी रखता है। यानी 3.9% स्टील प्रोडक्शन में रूस की भागीदारी है। और सबसे बड़ी बात, रूस नेचुरल और आर्टिफिशियल डायमंड में वर्ल्ड लीडर है, चाहे बहुमूल्य पत्थर की बात हो। और मेटल में एक और है दोस्तों, टाइटेनियम। 22% टाइटेनियम का खनन रूस में होता है और दुनिया के कुल यूरेनियम का 5% उत्पादन अकेले रूस में होता है। तो ये मैं आपको इन शॉर्ट कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बिजनेस में भी रूस आगे है और वो ज्यादातर यूरोप के देशों को सप्लाई करता है। इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, यूरोप के देश भी इससे डायरेक्ट पंगा नहीं लेंगे। हालांकि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नेटो देश बार बार इस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने से वो कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मान लो रूस ने ये सप्लाई बंद कर दी तो उनका क्या होगा, और इतने जल्दी वो सप्लाई के लिए किसके पास जाएंगे? अमेरिका के पास। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका पूरे यूरोप की जरूरतें पूरा कर पाएगा। तो ये है। और अमेरिका ईरान से भी बात कर रहा है तेल के मसले पर। अगर उनकी डील हो गई तो ईरान मार्केट में हो सकता है तेल रिलीज करे, जिससे टेम्पररी बेसिस पर कुछ राहत मिल सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको यूक्रेन का महत्व बताऊंगा। यूक्रेन बहुत छोटा देश है, 4 या 5 करोड़ उसकी आबादी है। उससे ज्यादा तो हमारे वहाँ डीमेट अकाउंट ही खोले गए हैं, 8 करोड़ डीमेट अकाउंट है हमारे वहाँ। लेकिन वो जो एग्रीकल्चर बिजनेस है उसमें वो बहुत ज्यादा आगे है। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करने में ये वर्ल्ड रैंक में नंबर 1 है और भारत भी इससे सनफ्लावर ऑयल लेता है। हालांकि अब इनके तनाव के बीच हो सकता है कि खाने के तेल के दाम में कुछ उछाल आए। और नंबर 2 बात, जैसे रूस प्राकृतिक संसाधनों से लैस है, वैसे ही यूक्रेन भी प्राकृतिक संसाधनों से लैस है। यहाँ भी आयरन, एल्यूमिनियम और लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। आप जानते हो लिथियम कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जो कॉर्न है यानी मक्का एक्सपोर्ट करने में इसका दुनिया में तीसरा या चौथा नंबर आता है। और जो यूरोप के देशों को रूस और यूक्रेन से ही ये मक्का सप्लाई होता है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, रूस और यूक्रेन से ही यूरोप के देशों को गेहूं, जौ, ये सब एग्रीकल्चर वाले सामान मिलते हैं। यानी एक हिसाब से ये तनाव लंबा खिंचा तो वहाँ पर इनके जो यूरोपियन देश है उसमें ब्रेड का संकट आ सकता है। और जो यूक्रेन की खूबी है वो है जो इसका ब्लैक सॉइल। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक सॉइल का जो एरिया है उसमें भी ये तीसरे या चौथे नंबर पर आता है दुनिया में। और जो जियोग्राफी के छात्र होंगे, जिन्होंने
ज्योग्राफी पढ़ी होगी वो जानते होंगे काली मिट्टी की अहमियत क्या रहती है। बहुत ही उर्वरक मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी कहलाई जाती है, इसलिए ये एग्रीकल्चर बिजनेस में आगे है। इतना छोटा देश होते हुए भी बहुत से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्ट करने में भी इसका तीसरा या चौथा नंबर आता है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्यों रसिया और यूक्रेन के तनाव से पूरे ग्लोबल मार्केट पर इफेक्ट पड़ा। कि जो रसिया है वो मेटल हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम, ये भी बहुत भारी मात्रा में रसिया में पाया जाता है। यानी जितना ज्यादा तनाव बढ़ेगा मेटल की सप्लाई में बाधा आ सकती है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में मेटल के दामों में वृद्धि होगी। और आपने देखा ही होगा जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया उस दिन पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया था। जो मेटल का शेयर था हिंडाल्को उसमें तेजी थी, लेकिन लास्ट में मार्केट बंद होते होते वो भी रेड जोन में बंद हुआ, लेकिन उसमें तेजी थी एल्यूमिनियम की वजह से। तो यह दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों की अहमियत और क्यों इन दोनों के तनाव की वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिकल मुद्दा है। कल के दिन कोई इवेंट होगा उससे मार्केट में गिरावट आएगी तो आप उससे डरे नहीं, आप उसको एनालाइज करें कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो तब आपको डर नहीं लगेगा जब आपको वजह पता हो। जब मार्केट क्रैश होता है तब भी कारणों का पता कीजिए, और कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण होते हैं मार्केट जब गिरता है या मार्केट में तेजी आती है जब। और जब मार्केट में तेजी आए तब भी कारणों का पता कीजिए। और मार्च में यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है, उसमें हो सकता है वो ब्याज दरें बढ़ाएं, तब भी थोड़ा मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। तो आप सोच समझ कर निवेश करना दोस्तों। और जो नए लोग हैं उनको लगता है शेयर मार्केट आसान है, हम 2-4 न्यूज चैनल देख लेंगे, 2-4 बिजनेस ब्लॉग पढ़ लेंगे या यूट्यूब चैनल देखकर स्टॉक का नाम पता कर उसमें पैसे लगा देंगे और हमारा पैसा आराम से बन जाएगा। तो ये गलत धारणा है, बिल्कुल भी मेहनत लगती है दोस्तों। चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों में ही मेहनत लगती है। और यहाँ पर आपने कोई जुआ नहीं खेलना है, आपने स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तभी आपका पैसा बनेगा। और आपने पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत जरूरी है। और एनालाइज करने की जो शक्ति है वो आप में जितनी ज्यादा होगी उतने ही आप सफल होगे। तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन स्किल इसमें बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट और रिजल्ट पढ़ना तो बहुत बात की बात है, अगर आपका सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होगी, यानी आप चीजों को एनालाइज कर पाओगे, उसको शेयर मार्केट से रिलेट कर पाओगे या बातों को डिकोड कर पाओगे, तो आपको चाहे फंडामेंटल एनालिसिस करना आए ना आए, लेकिन आप तब भी शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।